welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 5. This is Eddie Rice series by Amit Publishing House, and here is a book, Eco World, a textbook of environmental studies. So let's start chapter number 9, which is life in water. So the key topics that we are going to cover here are aquatic plants, aquatic animals, water pollution and its effects, what is malaria. So water is a life supporting substance. जैसा कि आप सबको पता है कि बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते, so इसलिए वाटर क्या है, ये एक लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंस है. एंड ऐसा माना जाता है कि लाइफ वॉज पॉसिबल ऑन अर्थ ओनली बिकॉज इट हैड वाटर ऑन इट. सो अर्थ पे जीवन इसलिए ही पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे पानी था. काउंटलेस एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव एंड ग्रो इन वाटर. बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स सब जो है पानी में ही रहते हैं और ग्रो करते हैं. टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द एक्वेटिक लाइफ ऑन अर्थ. और ये सारे मिलके जो अर्थ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उसका एक हिस्सा है. लेट्स मूव ऑन टू एक्वेटिक प्लांट्स. सो एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज में इन प्लांट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. पहले फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिर हैं सबमर्ज प्लांट्स और फिर आते हैं हमारे फिक्स प्लांट्स. सो लेट्स लर्न अबाउट फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. सो जैसा कि इसका नाम है फ्री फ्लोटिंग मीन्स ये फ्लोट करते हैं प्लांट्स. सो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ या फिर डकवीड, ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं. एंड ये क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं, स्पॉन्जी प्लांट हैं ये, जिनमें जो लीफ है वो स्वॉलन आपको मिलेगा, लीफ स्टॉक मिलेगा आपको, जो कि वो भी स्वॉलन आपको कंडीशन मिलेगा. ये सारे जो है पानी से भरे हुए होते हैं. सो इसलिए क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर. दे हैव वीक अंडर डेवलप्ड रूट्स. इनके रूट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और अंडर डेवलप्ड होते हैं. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर्स. फिर आते हैं फिक्स प्लांट्स. सो ये जो प्लांट्स हैं ये आपको मिलेंगे वाटर के सरफेस पे, बट देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल. लेकिन इनके जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर फिक्स्ड हैं, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर. लोटस एंड वाटर लिली ये 2 एग्जाम्पल्स हैं इसके. एंड ऐसे जो प्लांट्स हैं इनके जो स्टेम है आपको हॉलो मिलेंगे, ब्रॉड मिलेंगे और इनकी लीव्स आपको फ्लोटिंग मिलेंगी. ये यू कैन सी द पिक्चर. फिर आते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स. सो दीज प्लांट्स ग्रो अलोंग द शोर ऑफ अ रिवर और लेक. ये जो प्लांट्स हैं ये जो है रिवर या फिर लेक के शोर पे आपको देखते हुए मिलेंगे. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटटेल, ये है इस तरीके के प्लांट का एक एग्जाम्पल. फिर आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. सो एनिमल्स दैट लिव इन और ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. वो एनिमल्स या तो वो पानी में रहते हैं या फिर पानी के सर्फेस पे रहते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. और अलग अलग तरीके के एनिमल्स जैसे कि वाटर फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और तो और मैमल्स भी, कुछ मैमल्स भी वहाँ पे पानी पे रहते हैं. They have features that help them to move around in water. इनके बॉडी में ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये पानी के आसपास रह पाते हैं, मूव कर पाते हैं उस पे. एंड दोज दैट रिमेन अंडर वाटर, और वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनके जो फीचर्स हैं वो उनके फीचर्स ऐसे हैं कि वो पानी में भी सांस ले पाते हैं. जो पानी में एयर डिजॉल्व है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है तो उसे ले पाते हैं. So deep sea animals have adapted themselves to survive the constant cold, darkness and strong pressure of the water. So ये जो deep sea animals हैं इन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा कर लिया है कि ये easily survive कर जाते हैं constant cold, darkness से भरे हुए strong pressure वाले पानी में. and कुछ जो small fish हैं वो क्या करती हैं, वो survive करती हैं in deep sea में, जो जिनके पास आप देखेंगे स्मॉल सॉफ्ट बॉडी होती है, मिनिमल बोन स्ट्रक्चर होता है, जिससे ये अडेप्ट कर पाते हैं इन कंडीशंस को. मेनी डीप सी फिशेज आर एबल टू जनरेट देयर ओन लाइट. बहुत सारे जो डीप सी फिश हैं वो अपनी खुद की लाइट को जनरेट करते हैं. जैसे कि एंगलर फिश है, ये जो है इसके बॉडी में आपको एक लॉन्ग फिलामेंट मिलेगा जिसमें एक लाइट जलती रहती है एट द एंड, डैंगलिंग ओवर द टॉप ऑफ द हेड. हेड के ऊपर से वो लाइट जो है आपको दिखेगी. एंड जो दूसरे फिशेज हैं ये क्या करती हैं, इस लाइट को मिस्टेक करती हैं, स्मॉल प्रे समझती हैं
and swim into the angler's enormous mouth, और angler fish के बड़े से माउथ में ये अपने आप चली जाती हैं, where they are quickly eaten by the angler, और जहाँ पे ये angler fish इन्हें जल्दी से खा जाती है. The archer fish eats insects that live above the surface of the water. Archer fish क्या करती है, उन insects को खाती है जो पानी के surface के ऊपर रहती है. And in order to reach the insects, the archer fish spits a drop of water from its mouth and knocks the insects into the water. So उन insects तक पहुँचने के लिए archer fish क्या करती है, अपने मुंह से जो है पानी के कुछ ड्रॉप जो स्पिट करती है और इन इंसेक्ट्स को पानी में ले आती है. दिस फिश हैज़ परफेक्ट एम एवरी टाइम. ये जो फिश है इसका जो एम है वो परफेक्ट होता है हर बार. एंड कुछ फिशेस जो कि रहती हैं डार्क वाटर में, ये जो है डार्क वाटर ऑफ केव्स आर ब्लाइंड. ये फिश जो है ब्लाइंड होती हैं. सो ज़्यादातर फिशेस क्या करती हैं, ऐसी फिशेस को खा जाती हैं दैट आर स्मॉलर दैन देमसेल्व्स, जो इनसे छोटी होती हैं. द स्मॉलेस्ट फिशेस ईट टाइनी प्लांट्स. जो सबसे छोटी फिश है यहाँ पे आपको जो मिलेंगी पानी में, वो छोटे छोटे प्लांट्स को और एनिमल्स को खाती हैं पानी में जो उनको मिलते हैं, एंड इन्हें ही हम प्लैंकटन कहते हैं. तो ऐसे फिश को जो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं और प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, अपने से छोटे प्लांट्स और एनिमल्स को उन्हें प्लैंकटन्स कहते हैं. Next is water pollution and its effects. So water pollution is caused due to both natural and man-made factors. दोनों ही factors की वजह से water pollution होता है. An important natural polluting factor is storm. So storm एक बहुत ही important natural polluting factor है. And storms usually cause mud, soil and other harmful particles to dissolve in water. सो स्टॉर्म की वजह से जो मड, सॉइल या फिर दूसरे हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो पानी में इजीली मिल जाते हैं. एंड इन दिस मैनर वाटर बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन. और इस तरीके से पानी जो है पीने के लिए सही नहीं रहता है. वाटर पोल्यूशन इज कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है. एंड ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनकी वजह से ही वाटर पोल्यूशन होते हैं. कुछ रीजन्स यहाँ पे दिए हैं. Chemical waste from factories, household waste and sewage being dumped into ponds, rivers and lakes. So human activities में आता है सबसे पहले chemical waste जो हम फैक्ट्री से पानी में छोड़ते हैं, या फिर household waste या फिर sewage, जो भी चीज़ें हम ponds में, rivers में या फिर lakes में जो है छोड़ते हैं, इसके वजह से पोल्यूशन होता है. फिर है लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स. कई बार क्या होता है, ऑयल टैंकर्स जो पानी में घूम रहे होते हैं उसमें से लीकेज हो जाता है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है. फिर होता है वॉशिंग क्लोथ्स एंड बेदिंग केटल इन रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. तो कई बार हम क्या करते हैं, अपने जो कैटल को रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में और फिर लेक में जो नहलाते धुलाते हैं या फिर कपड़े धोते हैं, इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है. एंड ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कॉजेज डिजीजेस लाइक जॉन्डिस, टाइफाइड एंड गैस्ट्रोएंटेरिटिस. सो अगर हम इस गंदे पानी को पी लेते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स नॉट ओनली ह्यूमंस बट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू. सो वाटर पोल्यूशन का एडवर्स इफेक्ट सिर्फ ह्यूमंस पे नहीं होता है, प्लांट्स और एनिमल्स पे भी होता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन और यूज पोल्यूटेड वाटर बिकम वीक एंड स्लोली डाई. सो प्लांट्स और एनिमल्स जो इस पोल्यूटेड वाटर को या तो इसमें रहते हैं या फिर इसे यूज कर लेते हैं, वो धीरे धीरे वीक होने लगता है और फिर धीरे धीरे मर जाते हैं. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर, प्लांट आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड. सो क्योंकि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये पानी में होते हैं, इसलिए प्लांट्स अपना खुद का खाना नहीं बना पाते हैं. देयर ग्रोथ इज अफेक्टेड. उनका ग्रोथ अफेक्ट होता है. एंड एनिमल्स क्या करते हैं, इस पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं और जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं. नाउ व्हाट इज मलेरिया. सो मलेरिया एक बीमारी है जो कि मॉस्किटो के काटने से होता है. माला का मतलब है बैड एंड एरिया का मतलब है एयर. सो बैड एयर की वजह से होता है ये. टुगेदर हम इसे कह सकते हैं बैड एयर. And it was called marsh fever because it occurred more in places that were near marshy ponds, puddles and stagnant water. So इसे मार्श फीवर कहा जाता था क्योंकि ये मलेरिया उन्हीं जगहों पे होता था पहले
जहाँ पे या तो मार्शी पॉन्ड्स थे या फिर पडल्स थे या फिर रुका हुआ पानी था। तो इसलिए कहते हैं मलेरिया तभी फैलता है जब ये सारे कंडीशंस हों। नाउ हाउ इज मलेरिया कॉज, कैसे ये होता है? सो मलेरिया इज कॉज बाय अ टाइनी जर्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम एक जर्म है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, दैट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ मॉस्किटो, जो कि मॉस्किटो के बॉडी में रहता है। एंड दिस जर्म डज नॉट हार्म द मॉस्किटो, ये जो जर्म है मॉस्किटो को तो नुकसान नहीं पहुंचाता। When a female Anopheles mosquito carrying this germ bites a human being, it enters the blood along with the saliva and causes malaria. So जब एक फीमेल Anopheles mosquito ये उसके अंदर ये जर्म होता है और वो किसी ह्यूमन बीइंग को काट ले, तो उस ह्यूमन बीइंग के ब्लड में जो है उसके सलाइवा के थ्रू ये जो जर्म है वो मिल जाता है और जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। सो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं सर रोनाल्ड रॉस की, एंड ये है एनोफिलीज मॉस्किटो। सो सर रोनाल्ड रॉस was the first to discover that the female Anopheles mosquito spreads malaria. इन्होंने पहली बार ढूंढा था कि ये जो बीमारी है ये इस मच्छर के काटने की वजह से होता है। Mosquitoes by eggs in stagnant water. Mosquitoes give eggs in stagnant water and the egg changes to larva. egg जो है लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, जो आगे जाके प्यूपा में कन्वर्ट होता है और फिर अडल्ट मॉस्किटो बन जाता है और फिर उसमें से हमारा जो अडल्ट मॉस्किटो है वो बाहर आ जाता है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया की क्या क्या सिम्टम्स हैं? सो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शोज द फॉलोइंग सिम्टम्स। पहला, या तो हाई फीवर होगा या फिर सीवियर हेडेक होगा या फिर ठंड लगने लगेगी या फिर वॉमिटिंग होने लगेगी। तो ये अगर सारे कंडीशंस हैं तो आप कह सकते हो कि मलेरिया के सारे कंडीशंस हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। नाउ हाउ कैन मलेरिया बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल, कैसे मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं? सो हमें क्या करना है, स्टेगनेंट वाटर को हमारे घर के आसपास इकट्ठा नहीं होने देना है। फिर हमें हमारे जो वाटर कूलर्स हैं उसमें से हर 2 से 3 दिन में पानी को बदलना है, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो 1 से 2 टेबलस्पून केरोसिन ऑयल डाल देना है वाटर टैंक में। ऑयल बीइंग लाइटर फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल जो कि हल्का होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है और मॉस्किटोज ऐसे पानी में अंडे नहीं दे पाते हैं। हैव वायर मेश डोर्स एंड विंडोज टू प्रिवेंट मॉस्किटोज, मॉस्किटोज को प्रिवेंट करने के लिए वायर मेश डोर्स या फिर विंडोज होने चाहिए जिससे ये हमारे घर में एंटर नहीं कर पाएंगे। Wear clothes that cover your arms and legs during those months in which malaria is most widespread. हमें जो है ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि कवर्ड हो, हमारे हाथ और पैर कवर्ड होने चाहिए, और स्पेशली उन मंथ्स में जब मलेरिया काफ़ी ज़्यादा फैलता है। हमें जो है मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करने चाहिए, स्प्रे यूज़ करने चाहिए उस जगह पे जहाँ मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं। हमें एंटी मलेरिया मेडिसिन लेने चाहिए जैसे क्यूनाइन हो गया, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं इस बीमारी से। हमें अपने आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। हमें मॉस्किटो नेट्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके खुद को जब हम रात में सो रहे होते हैं। एंड रिमेंबर करना है इस बात को याद रखना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन जो है बेटर है क्योर करने से। सो प्रिवेंट करें मलेरिया को। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइजेस। A exercises, take the correct option. The first one is, which of the following is a submerged plant? So the first one is, which of the following is a submerged plant? Duckweed, lotus, hydrilla. Correct answer is hydrilla. Next, second one, the archerfish eats dash that live above the surface of the water. Insects, plants or flowers. Correct answer is insects. Third one, which of these is a rooted floating plant? Juiceasa, cattail, water lily. Correct answer is water lily. Fourth one, which of the following causes malaria? Mosquito, house fly or dog? Correct answer is mosquito. Now let's move on to B exercise, which is circle the wrong answer. The first question is, malaria is caused by the bite of a male or female Anopheles mosquito.
So the wrong answer is male. Now the second one is mosquitoes lay egg in flowing stagnant water, and the wrong answer is flowing water. Next, third one, cattail or lotus is an emergent plant, and the wrong answer is lotus. Fourth one, sea dragon is actually a fish or dragon, so the wrong answer is dragon. Now see exercises, fill in the blanks. The first one is free floating and rooted floating plants float on water. Second, drinking polluted water causes diseases like cholera, typhoid, jaundice. Next, third one, malaria is a disease caused by mosquitoes. Fourth one is quinine is an anti-malaria medicine. Fifth one is tiny plants and animals in the water are called planktons. Now let's move on to the exercise, which is write T for true and F for false statements. The first one is water is a life supporting substance. Yes, true. Second, hydrilla grows underwater. True. Third one, lotus leaves float beside the flowers. True. Next, fourth one, quinine is used to treat dengue. So this is false. Next, fifth one, water pollution is caused only due to natural factors. This is also false. Now let's move on to E exercise, which is match the following. The first one is water hyacinth. It's a free floating plant. Water lettuce is a floating plant. Next, third one, tiny plants and animals are called planktons. And the fourth one is malaria. It's cured by quinine. Now if exercises, answer the following questions. The first one is what happens after a mosquito lays eggs? So after a mosquito lays eggs in stagnant water, it converts into larva, then larva grows into a pupa, and then the pupa converts into adult mosquito. Next, question number 2, how does water support plant and animal life? So water is really very necessary for plants and animals to grow. It is the habitat of some plants and animals, and also it provides nutrients to them. Question number 3 is how are free floating plants different from submerged plants? So the free floating plants are different from submerged plants because free floating plants are not anchored to the soil. They have very weak roots, and when we talk about submerged plants, so these are underwater fixed plants. These are totally submerged in the water and they are totally fixed to the soil, and the photosynthesis and the different things that goes underwater. Next, question number 4, how can we prevent the outbreak dengue and malaria? So we can prevent the outbreak dengue and malaria by following some of the tips. We should not allow the stagnant water near our house, and we should use mosquito nets to prevent us from mosquito bite. We can also use repellents. We should clean the area near our house. So these are some of the points. You can add some more of the points as you like. And this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.